पुराने जमाने की बात है। दो शातिर ठग थे जो छल प्रपंच से भोले भाले लोगों को धोखा देकर अपनी जीविका चलाते थे। उनमें से एक का नाम भूषण और दूसरे का नाम सुजान था। ये दोनों ठग अपनी चालाकी और कुटिलता में निपुण थे। वर्षों से वे मिलकर इस कृत्य को अंजाम दे रहे थे और अब तक कभी पकड़े नहीं गए थे। उनकी आदत थी कि वे अक्सर अपना ठिकाना बदलते रहते और नित्य नए लोगों को अपना शिकार बनाते। एक दिन वे दोनों एक नगर के पास पहुंचे और ठगी का नया षड्यंत्र रचने लगे। नगर के मार्ग में एक सघन जंगल पड़ता था। दोनों ठग उसी जंगल वाले रास्ते पर गए। भूषण, जो ठगी की नाटकीयता में निपुण था, अंधा बनने का बहाना करके रास्ते पर बैठ गया, जबकि सुजान जंगल के भीतर छिप गया। भूषण ने अपनी भूमिका शुरू की और मार्ग से गुजरने वालों से भीख मांगने लगा। वह दीन स्वर में कह रहा था, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मुझ पर दया करो। मार्ग से गुजरने वाले कुछ यात्रियों ने उसे पैसे दिए। जब उसके पास कुछ सिक्के इकट्ठे हो गए तो उसने राहगीरों से कहा कि अब कोई उसे बाजार ले चले। कई लोग उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद एक व्यक्ति जो दो गधों और एक बकरे को लेकर जा रहा था, वहां पहुंचा। वह व्यक्ति भूषण की विनती सुनकर रुक गया और बोला, मैं तुम्हें बाजार तक ले जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पहले से ही दो गधे और एक बकरा है। तुम्हारी मदद कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। भूषण ने तुरंत कहा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तुम गधों को ले चलो और बकरे की रस्सी मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूं। व्यक्ति यह बात मान गया और वे चल पड़े। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद जंगल में छिपा हुआ सुजान चुपके से आया और बकरे की रस्सी काटकर बकरे को लेकर भाग गया। भूषण ने बकरे के मालिक को पुकार कर कहा, अरे भाई रुको, पहले मेरे हाथ की रस्सी बकरे को खींच रही थी, लेकिन अब वह ढीली है, जरा देखो तो क्या हुआ। व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो बकरा गायब था। वह चिंतित होकर बोला, मेरा बकरा कहां चला गया? अब अगर मैं उसे ढूंढने जाऊं तो इन गधों का क्या करूं? भूषण ने कहा, मैं बकरा तो ढूंढने नहीं जा सकता, लेकिन तुम चाहो तो गधों की रस्सी मुझे सौंप दो, तुम बकरा खोजने जा सकते हो। व्यक्ति ने यह सोचकर गधों की रस्सी भूषण को पकड़ा दी और बकरा ढूंढने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा, भूषण गधों को लेकर वहां से भाग गया। बाद में दोनों ठग मिले और गधों व बकरे को बेचकर जो धनराशि प्राप्त हुई उसे आपस में बांट लिया। वे दोनों अपनी चतुराई पर बहुत खुश थे और अगले कुछ दिन उसी नगर में अपने षड्यंत्र जारी रखने की योजना बनाने लगे। उनका मानना था कि इस नगर के लोग सरल और निश्चल हैं, जिन्हें ठगना बेहद आसान है। कुछ दिनों बाद उन दोनों ठगों ने एक किसान को खेतों में हल चलाते हुए देखा। खेत के पास कुछ पेड़ थे और वहीं थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी भी थी। उनमें से एक ठग पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, जबकि दूसरा पेड़ों के पीछे छिप गया। पेड़ पर बैठा ठग जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह बहुत ही अद्भुत है, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। उसकी आवाज सुनकर किसान चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्या देख लिया है जो इतना चिल्ला रहा है। वह अपने बैलों को रोककर इधर उधर देखने लगा, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। जब उसे कुछ नजर नहीं आया तो वह पेड़ की ओर बढ़ने लगा जहां ठग बैठा चिल्ला रहा था। वह पेड़ खेत से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। जैसे ही किसान पेड़ के पास पहुंचने वाला था, छिपा हुआ दूसरा ठग बाहर निकला और किसान का एक बैल खोल कर ले गया। वह बैल को लेकर फिर से पेड़ों के झुंड में जाकर छिप गया। उधर किसान पेड़ के पास पहुंचकर ठग से पूछने लगा, भाई ऐसा क्या अद्भुत देख लिया जो इतना चिल्ला रहे हो? पेड़ पर बैठे ठग ने कहा, आश्चर्य की बात यह है कि तुम केवल एक बैल से हल चला रहे थे, यह कोई कम चमत्कार नहीं है। किसान चौंक कर बोला, नहीं भाई, मैं तो दो बैलों से हल चला रहा था, देखो वे रही मेरे दोनों बैल। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां सचमुच केवल एक ही बैल था। किसान परेशान होकर बोलने लगा, मेरा बैल कहां गया, मेरा बैल कहां गया, और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इसी बीच पेड़ पर बैठा ठग नीचे उतरा और किसान का दूसरा बैल भी खोलकर वहां से भाग गया। इस तरह दोनों ठगों ने मिलकर एक बार फिर से एक भोले भाले व्यक्ति को ठग लिया। इस बार ठगों ने अपनी ठगी से मिली रकम ली और एक सराय में जाकर रुक गए। उन्होंने तय किया कि अब वे ज्यादा दिन इस नगर में नहीं रह सकते और अगली सुबह यहां से निकल जाएंगे।
उस सराय में उनके साथ एक और व्यक्ति ठहरा हुआ था। खाना खाने के बाद ठगों ने उससे बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान पता चला कि वह व्यक्ति एक घोड़ा व्यापारी का नौकर है। उसने बताया कि उसका मालिक पूरे इलाके का सबसे बड़ा घोड़ा व्यापारी है और उसके पास बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े हैं जो ऊंची कीमत पर बिकते हैं। उस नौकर ने यह भी कहा कि वह अपने मालिक के काम से दूसरे नगर जा रहा है। ठगों के मन में यह सुनकर लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि इस नगर में आखिरी ठगी कर ही ली जाए। रात में जब वह नौकर अपने कमरे में सोने चला गया तो ठगों ने व्यापारी को ठगने की योजना बना ली। अगली सुबह उन्होंने नौकर से उसके मालिक का पूरा पता मालूम कर लिया और यह कहकर विदा ली कि वे भी अरबी घोड़ा खरीदने के इच्छुक है। नौकर दूसरे नगर की ओर चला गया और ठग उसी नगर में घोड़ा व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी के पास पहुंचने के बाद उनमें से एक ठग ने अंधा बनने का नाटक किया। दूसरे ठग ने व्यापारी को बताया, यह मेरा अंधा भाई है, हम आपसे एक अरबी घोड़ा खरीदना चाहते हैं। व्यापारी ने उन्हें अपना सबसे खास और बहुमूल्य अरबी घोड़ा दिखाया। तब ठग ने कहा, मैं यह घोड़ा खरीदने से पहले इसकी सवारी करना चाहता हूं। मैं इसे कुछ दूर तक दौड़ाकर परखूंगा। जब तक मैं लौट कर आऊं, मेरा नेत्रहीन भाई आपके पास ही ठहरेगा। व्यापारी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन ठगों की धूर्त योजना यह थी कि घोड़े को परखने के बहाने ले जाने वाला ठग कभी वापस लौटकर नहीं आएगा और बाद में नेत्रहीन बना हुआ ठग भी उसे चकमा देकर भाग जाएगा। योजनानुसार एक ठग घोड़े पर सवार होकर उसे परखने के लिए निकल पड़ा। समय बीतता गया, परंतु वह घोड़े समेत लौटकर नहीं आया। तब नेत्रहीन ठग ने व्यापारी से कहा, बहुत देर हो चुकी है पर मेरा भाई अब तक नहीं लौटा। व्यापारी ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, चलो, तुम्हारा भाई यहीं कहीं आसपास होगा। व्यापारी नेत्रहीन ठग को अपने साथ लेकर निकला। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि पहला ठग एक मैदान में धराशायी पड़ा था। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे और वह दर्द से कराह रहा था। असल में वह व्यापारी वास्तव में कोई व्यापारी नहीं, बल्कि उस नगर का कोतवाल था। उसने उन ठगों को पकड़ने के लिए यह पूरा माया जाल रचा था। कोतवाल ने अपना असली रूप उजागर करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धूर्त लोग सोच रहे थे कि इस घोड़े को आसानी से चुरा लेंगे, लेकिन जिस घोड़े को तुम साधारण समझ रहे थे वह मेरा घोड़ा बादल है। ये मेरे अलावा किसी और को अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता, इसलिए थोड़ी ही दूर चलते ही इसने तुम्हें गिरा दिया और अपने प्रहारों से तुम्हारी हालत खराब कर दी। कोतवाल ने आगे कहा, जो व्यक्ति सराय में नौकर बनकर तुमसे मिला था वह हमारा ही सिपाही था। तुम्हारी ठगी की शिकायतें हमें लगातार मिल रही थी, इसलिए मैंने यह पूरा जाल रचा और तुम्हें आखिरकार पकड़ ही लिया। कोतवाल के इशारे पर सैनिकों ने दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तत्काल कारावास भेज दिया गया। इस प्रकार जो लोग दूसरों को छलते थे वे स्वयं अपने जाल में फंसकर जेल पहुंच गए। आखिरकार उन्हें उनके बुरे कर्मों का दंड मिल गया। धन की सुरक्षा का कारण। गोनू झा मिथिला दरबार के विदूषक बनाए जाने से पहले विपन्न थे। उन्हें कोई पूछता नहीं था। जब वे मिथिला नरेश के प्रतिष्ठित दरबारी बन गए तो गांव में घोर लागय छी, पांव छूता हूं कहने वालों की कमी न रही। विवाह के बाद तो नाते रिश्तों की भी बाढ़ आ गई। कोई उनके ममहर से आता तो कोई बुआ के घर से। घर में आने जाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। एक रात गोनू झा अपने बिस्तर पर पड़े पड़े अतीत की बातें याद कर रहे थे। पिता के मरने के बाद कितने बुरे दिन देखे थे उन्होंने। उन्हें याद आया कि मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था और वे अपने अनुज भोनू को लेकर बाजार में मजदूरी करने के इरादे से गए थे। कहीं कोई काम नहीं मिला था और भोनू भूख से बिलबिला रहा था। अंत में उन्होंने भोनू को एक हलवाई की दुकान में भेजकर उसे भरपेट भोजन करवाया था और पैसे की मांग पर दुकानदार को झूठ बोलकर आफत में डाल दिया था कि भोनू खाने से पहले ही पैसा दे चुका है। इस घटना को याद करते हुए उनका मन भर आया और आंखें गीली हो गईं। उफ, कैसे दिन कटा। फिर भगवान की माया, दिन पलटे, भाग्य बदला। जो लोग देखकर मुंह फेर लेते थे आज उन्हें देखकर आह्लादित हो उठते हैं। जीवन के इस परिवर्तन पर गोनू झा स्वयं विस्मय कर रहे थे। कितना कुछ बदल गया है।
पहले एक कटोरी दूध के लिए तरसते थे, आज बथान में दसियों गायें हैं। सोने के लिए कभी चिथड़ी सी चटाई थी, आज मेहमानों के लिए भी पलंग है। अतीत के चिंतन से गोनू झा को लगने लगा कि आज उनके पास पैसा है, इसलिए उन्हें लोग पूछने आते हैं। जब वे आर्थिक विपन्नता के शिकार थे तो कोई बासी रोटी भी देने के लिए तैयार नहीं था। समय कितना बदल गया। फटी हुई धोती की जगह आज छकछक रेशमी धोती में वे निकलते हैं। दरवाजे पर गाय बैल, नौकर चाकर क्या नहीं है उनके पास। आखिर ये सब तो पैसे के कारण ही। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सब रुपया का खेल है, चांदी का चमत्कार है। इसी चिंतन में गोनू झा की रात कट गई। सुबह वे देर तक सोते रहे। पत्नी ने जब उन्हें जगाया तब दिन चढ़ आया था। जगने पर भी गोनू झा अनमने से दिख रहे थे। न दरबार जाने की हड़बड़ी थी, न आम दिनों की तरह बात बात पर पंडिताइन से चुहल करने की शौकी। पत्नी ने जब पूछा कि तैयार कब होंगे, दिन चढ़ आया है, दरबार नहीं जाना है क्या, तब बहुत ही उदास स्वर में गोनू झा ने उत्तर दिया, नहीं, आज कुछ भी करने का जी नहीं हो रहा है। और वे फिर से बिस्तर पर लेट गए। पंडिताइन आई, चिंतातुर होकर, नेह से भरकर। गोनू झा का ललाट छुआ, यह देखने के लिए कि क्या गोनू झा को बुखार तो नहीं है। गोनू झा ने प्यार से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, बोले, नहीं, बुखार नहीं है। फिर उन्होंने पंडिताइन से कहा, एक बात बताओ, यदि मेरे पास यह धन दौलत और सुख सुविधा नहीं होती, तब भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करती? पंडिताइन अवाक रह गई। अरे, ये क्या बात ले बैठे, कहीं किसी ने कान तो नहीं भरे इनके? चुगली लगाने वालों की तो कमी नहीं है ना, घर में ही तो कितने हैं जलने वाले। मन में इस तरह की उठती आशंकाओं को दबाते हुए पंडिताइन ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जन्म जन्मांतर का संबंध है हमारा। आपके मन में यह सवाल क्यों आया कि आप अपनी तुलना धन दौलत से करने लगे? मेरे लिए सारी दुनिया की दौलत एक ओर और आपको एक ओर रखकर पूछा जाए कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं आपका साथ पसंद करूंगी। अब कभी मुझसे ऐसी बातें न कहिएगा। पत्नी की बात सुनकर गोनू झा मुस्कुराए और पत्नी का हाथ चूम लिया। थोड़ी देर तक पलकें बंद किए लेटे रहे, फिर बोले, जाओ जरा माँ को भेज दो। पत्नी चली गई। कमरे में माँ आई। बेटे के अस्वस्थ होने की बात बहू ने उन्हें बता दी थी, इसलिए मातृसुलभ स्नेह से भरकर गोनू झा के सिरहाने बैठकर उन्होंने गोनू झा का सिर सहलाना शुरू कर दिया। गोनू झा ने आंखें बंद किए हुए ही अपने सिर पर फिर रहे माँ के हाथ को थाम लिया। फिर पूछा, माँ, तुम मुझे इतना प्यार करती हो, कुछ हो जाता है तो बेचैन हो जाती हो, आखिर क्यों? गोनू झा की माँ बोली, बावरे, ये भी कोई बताने की बात है? तू मेरी कोख का जाया है, मैंने तुझे पै पान कराया है, गोद में खेलकर तू बड़ा हुआ है, भला मुझे तुम्हारी चिंता ना होगी तो और किसकी होगी? गोनू झा उसी तरह आंखें बंद किए थोड़ी देर तक चुपचाप लेटे रहे। फिर माँ से पूछा, माँ, बुरा ना मानो तो एक और बात पूछूं? हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? मैं तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, माँ ने उत्तर दिया। गोनू झा ने संयत स्वरों में पूछा, माँ, यदि मेरे पास यह समृद्धि न होती, तब भी क्या मेरे लिए तुम्हारे मन में ऐसा प्यार उमड़ता? गोनू झा की माँ के मुंह से एक सर्द आह निकली। उनका हाथ कांपने लगा। अरे, आज मेरे लाल को क्या हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अनिष्ट की आशंका से उनका मन कांप गया और वे फफक पड़ी। टप टप आंख से आंसू निकलकर गोनू झा के ललाट पर गिर पड़ा। गोनू झा ने आंखें खोली तो पाया कि उनकी मां रो रही हैं। फिर भी उन्होंने अपनी संवेदनाओं पर काबू पाते हुए मां से कहा, मां, रो मत, मुझे बता, जब मेरे पास धन नहीं होता तब भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करती? मेरा मन यह जानने के लिए बेचैन हो रहा है कि दुनिया में जन का महत्व है या धन का। क्यों इतनी स्पर्धा है? क्यों इतना फरेब है? क्यों लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं? क्यों इतनी आपाधापी मची रहती है? क्यों, आखिर क्यों? तुम मुझे बचपन से अच्छी अच्छी बातें सिखाती रही हो। जब मेरा मन इन सवालों से विचलित हो रहा है, तब तुम ही बताओ ना माँ, कि मैं किससे जाकर पूछ? मेरी जन्मदाता भी तुम ही हो, ज्ञानदाता भी तुम ही हो, तुम्हारे सिवा मेरा गुरु कोई दूसरा नहीं है। गोनू झा भावातिरेक में बोलते गए। माँ की आंखें फिर भर आईं। अपने पुत्र के हृदय में उनके प्रति जो मान था, आज पहली बार इस तरह प्रकट हुआ था। उन्हें लगा कि गोनू आज भी बच्चा है,
उनका प्यारा, लाडला, दुलारा बच्चा। स्नेह से गोनू झा के बालों को सहलाते हुए वे बोली, बेटा, मेरे लिए अब धन का क्या मोल, तू है तो संसार है। तेरी खुशियां देखते देखते ही आंखें बंद हों, यही अरमान लिए जीती हूं। फिर वे गोनू झा के सिर को चूमते हुए बोली, बेटा, इस तरह की बातें मत सोचा कर, इस तरह की बातों से विरक्ति पैदा होती है। अभी तू जवान है, जीवन के रंगों में रम, मत सोच मेरे लाल, कुछ मत सोच। गोनू झा थोड़ी देर तक बिस्तर पर लेटे रहे, पलकें मूंदे, मां के स्पर्श का सुख प्राप्त करते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जाओ मां, आराम करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जरा भोनू को भेज देना, काम है। मां को लगा गोनू झा पर उनकी बातों का असर हुआ है। वे संतोष से उठी और भोनू झा को भेज दिया। भोनू झा को भी जानकारी मिल चुकी थी कि आज भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके कारण वे दरबार नहीं गए हैं। मां ने जब उससे बताया कि जाओ, भैया बुला रहा है, तब भोनू झा तेजी से गोनू झा के पास आया। गोनू झा की आंखें बंद देखकर उसने सोचा, भैया शायद सो गए हैं। ऐसा सोचकर वह गोनू झा के पायताने में जाकर बैठ गया और धीरे धीरे उनके पांव दबाने लगा। गोनू झा ने बिना आंखें खोले भोनू झा से पूछा, भोनू, मेरे भाई, एक बात बता, यदि तुम्हारा भैया इतना संपन्न नहीं होता तब भी क्या तू मुझे इतना ही सम्मान देता? भोनू को लगा कि भैया को बंटवारे वाली बात शायद आज भी मन में बैठी हुई है। एक बार वह रूपलाल के बहकावे में आकर घर का बंटवारा करा लिया था, लेकिन यह तो भैया ही थे कि समझदारी से रूपलाल की चालों को मात दे दी थी और घर टूटने से बचा लिया था। भोनू झा का मन ग्लानि से भर उठा। उसने गोनू झा से कहा, भैया, पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं आपका भोनू हूं, वही भोनू जिसे आप अपने कंधे पर बैठाकर घुमाते थे, वही भोनू जिसकी छोटी से छोटी इच्छा पूरी करने के लिए आप अपनी भी परवाह नहीं करते थे। धन दौलत मेरे लिए बहुत माने नहीं रखते, मेरे लिए तो बस आपका आशीर्वाद काफी है। गोनू झा ने कहा, ठीक है भोनू, जाओ, जो कर रहे थे करो, मेरा मन घबरा रहा है, मुझे आराम करने दो। घर में सबसे कह दो मुझे जगाए नहीं, यदि मैं सो जाऊं तो। भोनू चला गया। गोनू झा बिस्तर पर लेटे रहे। दिन ढला, शाम हुई, फिर रात। चांद आसमान में चढ़ने लगा। एक पहर रात चढ़ने के बाद गोनू झा की पत्नी कमरे में आई तो यह देखकर चौंक गई कि गोनू झा का शरीर उसी मुद्रा में है जिस मुद्रा में दिन में था। मुंह खुला हुआ है, हाथ ऐंठा सा है, टांगें अकड़ी हुई हैं। उसका कलेजा धड़कने लगा। दैव, यह क्या ये चले गए? ऐसा सोचते सोचते उसके मुंह से विकल सी चीख निकल गई। दैव रे दैव! वह दहाड़ मारकर रो पड़ी। उसका विलाप सुनकर गोनू झा की मां कमरे में आई। भोनू झा भी कमरे में आया। भोनू हतप्रभ रह गया और गोनू झा की मां गोनू झा का ऐंठा शरीर और बहू का विलाप सुनते बेहोश हो गई। गोनू की पत्नी का विलाप सुनकर आसपास के लोग जुट आए। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि गोनू झा नहीं रहे। आसपास के घरों की महिलाएं भी जुट आईं। कोई गोनू झा की मां को होश में लाने का प्रयत्न करने लगी तो कोई गोनू झा की पत्नी के साथ ही विलाप करने लगी। सारा माहौल द्रवित कर देने वाला हो गया। गांव के लोगों ने गोनू झा के शरीर को बिस्तर से उठाकर आंगन में रखा। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले भी गोनू झा को मुर्दा देख चुके थे और शव स्नान करा चुके थे। वे लोग आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे, बड़ा विचित्र प्राणी है ये, मरकर भी जी उठने वाला, क्या पता फिर जी जाए। जबकि कुछ लोग कह रहे थे गर्मी का मौसम है, बास आने से पहले लाश उठ जाए तो ठीक रहेगा। गोनू झा की अंतिम यात्रा की तैयारियां होने लगी। मशाल जला लिए गए कि उसकी रोशनी में श्मशान यात्रा हो सके। घर में शोक का वातावरण था। गोनू झा की मां होश में आ गई थी और वे गांव की वृद्ध महिलाओं के साथ विलाप कर रही थीं। उन्हें दिलासा देने वालियों का कलेजा बैठा जा रहा था। गोनू झा की पत्नी छाती पीट पीट कर करुण स्वरों में रुदन कर रही थी। भोनू झा को तो जैसे काट मार गया था। अवसन्न अवस्था में वह गांव के युवकों से घिरा था। जब गोनू झा के शरीर का स्नान हो चुका और लोग शरीर को उठाने लगे, तब मां ने विलापते हुए ही कहा, अरे भोनू, गोनू की अंगुली में सोने की अंगूठी है और कान में कनौसी, निकाल ले। जाने वाला तो चला गया बेटा, अब उसकी चीजें ही तो उसकी यादगार रहेंगी। इन्हीं स्मृतियों के सहारे अब बाकी जीवन बिताना होगा। फिर वे जोरों से विलाप करने लगी। भोनू झा ने कनौसी और अंगूठी निकाल ली और वहां से हटने ही वाला था
कि गोनू झा की पत्नी ने विलाप करते हुए कहा, भोनू, उनके जनेऊ में संदूक की चाबी है, बंधी हुई, खोल लेना। विलाप के स्वर में ही उनका दूसरा आदेश उमड़ा, रे भोनू, तुम्हारे भैया के डांवरा, काला धागा जो मिथिलांचल के लोग कमर में बांधते हैं, में तिजोरी की चाबी बंधी है, निकाल लेना रे। दैव रे दैव। और फिर उसके विलाप का स्वर पहले की लय में आ गया। भोनू झा ने जनेऊ और डांरा से चाबियां खोल ली। तभी एक चमत्कार सा हुआ। गोनू झा के मुंह से निकला, हे राम, दीनदयाल, जय मां, और वे उठकर बैठ गए। आंगन में मशाल के नीम उजाले में लोगों ने देखा, गोनू झा उठकर बैठ गए और पास में पड़े कपड़े से अपना तन ढंक लिया और अनजान बनते हुए बोले, क्या बात है, मैं आंगन में इस हाल में क्यों पड़ा हूं? यहां इतनी भीड़ क्यों है? किसी को कोई जवाब देते नहीं बना। सब अपने अपने घर की ओर चल पड़े, आपस में इस चमत्कार के बारे में बतियाते हुए। गोनू झा को जीवित देख उनकी मां और पत्नी का विलाप थम सा गया। वे ईश्वर के प्रति श्रद्धांत हो गईं कि गोनू झा का जीवन वापस हो गया है। उनकी सांसें लौट आई हैं। गोनू झा प्रसन्न चित्त वहां से उठे। भोनू झा ने उन्हें सहारा दिया तो भोनू के कंधे को प्यार से थपथपाते हुए उन्होंने कहा, मेरे भाई, निश्चिंत रहो, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होने वाला। जाओ भाभी से बोलो मेरे लिए भोजन परोस दे, मैं मुंह धोकर अभी आता हूं। गोनू झा की पत्नी ने खाना गर्म किया और प्यार से परोसा। जब गोनू झा खाने बैठे तो उनकी मां हाथ में पंखा लेकर उनके पास बैठी। उनकी पत्नी और भाई भोनू भी उनके पास आकर बैठे। गोनू झा ने खाते हुए ही कहा, आज एक बात और समझ में आ गई कि जन का महत्व कम है और धन का महत्व ज्यादा। आदमी गुजर जाता है लेकिन धन बना रहता है, इसलिए धन की सुरक्षा जरूरी लगती है। यह सुनकर तीनों सकते में आ गए और गोनू झा चैन से भोजन करने लगे। तेंजिंग छोटा ही था जब उसका पिता घर छोड़कर निकल गया था। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, आज शाम के लिए चावल का एक दाना भी नहीं है, जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियां पकड़ लाओ, आज उसी की भुजिया से काम चला लेते हैं, कल सुबह मैं कहीं जाकर कुछ कमा लाऊंगी। मां की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। तीस्ता नदी के किनारे डलिया डालते हुए वह मछली पकड़ने की चेष्टा करने लगा। वह 2-4 बार अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने आ चुका था, इसलिए वह डलिया डालना और मछली पकड़ना जानता था। कई बार मछली उसके हाथों से फिसलकर निकल गई थी, पर आज उसे किसी भी स्थिति में मछली लेकर ही घर लौटना था। नदी के ठंडे जल में पांव पड़ते ही ठंड से उसका पूरा शरीर सिहर उठा। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। उसे डलिया के अंदर एकाध मछली के फंसने का अनुभव हुआ, लेकिन उसके छोटे हाथ उन्हें काबू में नहीं कर पाए। कई मछलियां इतनी छोटी थीं कि उन्हें छोड़ देना ही उसे उचित लगा। वह नदी में कुछ आगे बढ़ा, फिर उसने डलिया डाली। वहां भी उसे छोटी मछली ही हाथ लगी, पर उसे अब मछली लिए घर लौटना था, इसलिए उन्हें अपनी टोकरी में डालने लगा। इन्हीं मछलियों में एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। सुनहरा रंग, लाल आंखें और कई रंगों से भरी उसकी पूंछ। उसकी पूंछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई। वह लगातार उसकी सुंदरता को निहार रहा था और रंगीन मछली अपनी पूंछ हिला हिलाकर पानी में जाने की कोशिश करने लगी। मछली को टोकरी में डाले वह नदी से बाहर आया। यकायक उसके कानों में आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। अपनी टोकरी से मछली को आदमी की आवाज में बोलते देखकर तेंजिंग डर गया कि कहीं कोई भूत प्रेत तो उसका पीछा नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पूर्व मछली की ऐसी आवाज उसने कभी नहीं सुनी थी। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी मां को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे। तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। तुम अधिक से अधिक मछलियां पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारा मांस भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे भाई कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ी बोतल में तुम्हारा खेल, तुम्हारी सुंदरता
तुम्हारा इठलाता रूप देखता रहूंगा। तेंजिंग ने उसे सहलाते हुए कहा, यदि तुम्हें मेरी झलक्रिया, सुंदरता और इठलाता रूप ही देखना है तो तुम मुझे नदी में छोड़ दो भाई, क्योंकि नदी के पानी में तुम मेरा रूप रंग और खेल ज्यादा निखरा हुआ पाओगे। बोतल के थोड़े से पानी में अपना दम घुटने के कारण न तो मैं अच्छी तरह उछल कूद पाऊंगी और न ही मेरी सुंदरता निखर पाएगी। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो मेरे भाई और मुझे छोड़ दो। मछली ने फिर अनुरोध किया। तेंजिंग ने कहा, मैंने आज तक तुम जैसी सुंदर मछली नहीं देखी है, अतः तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं हाथ जोड़ती हूं, मुझे छोड़ दो। यदि तुम मुझे रोज ही देखना चाहते हो तो रोज तुम्हारे सामने सुबह शाम नदी के तट पर आकर अटखेलिया करूंगी। तुम मेरा खेल देखना, अपने साथ मैं अपनी अन्य सहेलियों को भी लाऊंगी। अब तो ठीक है ना? मछली ने कहा। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, उसे यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा। मछली को भी वह दुख न हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। पानी में गिरते ही मछली खुशी के मारे अटखेलिया करने लगी और तेंजिंग से कहने लगी, कल सुबह इसी जगह पर आना रे भाई, मैं अपनी बहुत सारी सहेलियों को लेकर यहाँ आ पहुंचूंगी, तुम सभी के साथ खेलना। तेंजिंग टोकरी की मछलियां को लेकर घर लौटा। माँ इस बात से बहुत प्रसन्न हुई कि बेटा काम करने, मछली पकड़ने के लायक हो गया। जितनी भी मछली लाया था उस पर खुश होते हुए माँ मछली भूनने की तैयारी करने लगी। लेकिन तेंजिंग की आंखों में वही सुनहरी मछली का रूप तैर रहा था। उसकी हिलती पूंछ और आवाज उसे बेचैन कर रही थी। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेंजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली और छप छप करते हुए मछली पकड़ने तथा सुनहरी मछली को आने की सूचना देने लगा। आज उसे कल से अधिक मछलियां मिली। अपनी इसी सफलता पर आज उसे ज्यादा खुशी मिली। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसी की ओर आ रही है। लेकिन फिर उसे लगा कहीं सूरज की किरणों में कोई मछली चमकी हो। ऐसा सोचकर उसने लौटने का मन बनाया और पीछे की ओर मुड़ा। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, क्यों लौटने लगे मेरे भाई? मैं तो अपने वादे को निभाते हुए आ गई। लगता है तुम निराश होकर लौट रहे थे। मैं बीच नदी में उछल उछल कर तुम्हें देख रही थी। मछली पकड़ने में तुम्हें बाधा न पहुंचे, यह सोचकर मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही थी। तुमने मेरी जान बख्शी। इस प्रकार मेरे ऊपर ही नहीं, मेरे माता पिता के ऊपर भी बड़ी कृपा की। मैं तुम्हारे जैसे दयालु बालक से कैसे छल कर सकती हूँ? तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। कब चलोगे? बोलो। इतना कहते हुए मत्स्य कुमारी ने अपनी बगल में तैरते हुए कछुए की पीठ से एक पोटली उठाई और तेंजिंग से कहा, लो भाई, ये उपहार की पोटली तुम्हारे लिए है। तेंजिंग रंगीन मछली की बातों को सुनकर और अपने सामने उपहार की पोटली को देखकर अचरज में पड़ गया। मछली की बोली की मिठास को सुनकर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तेंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया और कहा, आज तो मैं जा नहीं सकता, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। हाँ, कल परसों चल सकता हूँ, मैं अभी चलता हूँ। कहकर तेंजिंग अपने घर की ओर चल पड़ा। आज तेंजिंग बहुत उत्साहित था, चाल में अलग गति थी। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब, लो इसे अपनी बीवी के लिए संभाल कर रखो। और हाँ बेटा, मछली को हमारा धन्यवाद कहना। लेकिन इतना ध्यान रखना, हम मेहनतकश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। मैं प्रसन्न हूँ। मछली रानी से तुम्हारी मित्रता हुई है, पर कभी अपनी हैसियत मत भूलना। लालच में आकर उससे कुछ मत मांग बैठना। जीवन में तभी सुख मिलेगा, समझे बेटा? हाँ माँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा।
तो क्या मैं उसके माता पिता से मिलने नहीं जाऊं? मैंने ऐसा कब कहा? माँ ने कहा, बस दूसरों की संपत्ति पर कभी लालच मत करना। माँ की बातों को गांठ बांध लिया था उसने। वह रोज नदी पर जाता, सुनहरी मछली से हंसी खेल करना हर दिन का उसका काम हो गया था। एक दिन सुनहरी मछली ने पूछा, कब चलोगे मेरे माता पिता से मिलने? कल, तेंजिंग ने जवाब दिया। दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन-ठन कर नदी किनारे आया, जहां राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मत्स्य लोक पहुंचे। राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो? मत्स्य लोक की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया था, इसीलिए उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूं। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दें तो बड़ी कृपा होगी। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाजत देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। ये लो हमारी ओर से उपहार। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। वह भी जानता था कि वह उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा, पर अब मिलना मुश्किल होगा। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट गया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का मेरा काम करना जरूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। आकारी न। एक समय की बात है, एक गरीब जवान विधवा अपनी 3 बेटियों के संग एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसे अपने गुजारे के लिए बहुत श्रम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उसके पास लाल रंग की एक गाय थी जिसका नाम लालमू था। गाय से उन्हें पीने को दूध दही मिलता और उसके गोबर का उपयोग खेतों में करते। रोजाना वह अपने घर के कार्यों को समेटने के बाद लालमू को लेकर जंगल में जाती। अपने पीछे अपनी 3 बेटियों को घर पर छोड़ जाती। एक राक्षनी थी जिसका नाम था सिम्पिंदी। उसने पूरे संसार को नष्ट किया था। वह खून की प्यासी थी, इसलिए वह मानवों का शिकार करती और अपनी प्यास को तृप्त करती। दुनिया के लगभग सभी मानवों को मारकर वह खा चुकी थी। अब केवल विधवा स्त्री और उसकी 3 बेटियां ही रह गई थीं। उस सिम्पिंदी को मालूम हो गया था अब भी कुछ एक मानव जीवित रह गए हैं, इसलिए वह अब उन्हीं की शिकार करने का उपयुक्त अवसर खोज रही थी। अपनी जादुई शक्ति के सहारे वह विधवा स्त्री की झोंपड़ी की ओर चल पड़ी। सिम्पिंदी को मालूम था कि परिवार का गुजारा एक गाय के सहारे ही चलता है, इसलिए परिवार के सदस्यों से पूर्व उस गाय को खत्म करना होगा। उसके गम में आधे तो वे ऐसे ही मर जाएंगे। अगली रोज जब गाय जंगल में चरने गई तो वहीं खो गई। जिसे खोजते हुए विधवा स्त्री जंगल में गई। गाय को खोजते हुए वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। उस घने जंगल में पहुंचकर उसे डर भी बहुत लगा। जंगल में बढ़ते अंधकार को देखकर उसने अपने मन में सोचा, अंधेरा बढ़ रहा है, मेरी गाय जंगल में इतनी भीतर तो आई नहीं होगी, इसीलिए अब जंगल के भीतर जाना ठीक नहीं होगा, मुझे अब लौटना चाहिए। लेकिन लौटने के ख्याल मात्र से उसे लगा, गाय के बिना लौटना तो उसके लिए बहुत सारे संकट को बुलाने जैसा है। घर चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह ख्याल आते ही वह फिर आगे जाने को तैयार हो गई। लालमू लालमू पुकारती हुई वह जंगल के और भीतर जाती रही। अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनकर पहले तो उसे डर लगा, पर समझ आने पर उसे अपने ऊपर हंसी आई। जंगल में जाते हुए उसने दूर एक कुटिया से धुआं उठता हुआ देखा। पास जाकर देखा तो उसी की कुटिया की तरह वहां एक कुटिया थी। एक बूढ़ी औरत उस कुटिया के बाहर अपने लंबे सफेद बालों में कंघी कर रही थी। विधवा स्त्री ने सोचा,
शायद इस बुढ़िया ने मेरी गाय देखी हो। उसने पास जाकर उस बुढ़िया से कहा, दादी, आपने किसी गाय को यहाँ से गुजरते हुए देखा? मेरी लाल रंग की गाय खो गई है। बहुत खोजा पर कहीं नहीं मिली। क्या आपने उसे कहीं देखा है? उस बुढ़िया ने जवाब दिया, मैंने कोई गाय नहीं देखी, पर तुम बहुत थकी लग रही हो, इसलिए आओ और एक कप चाय पियो। उसके पश्चात मैं तुम्हारे साथ गाय खोजने में मदद करूंगी। विधवा स्त्री को बुढ़िया का आत्मीय व्यवहार बड़ा अच्छा लगा। उसे बहुत थकान भी हो रही थी। कुछ समय के लिए उसे आराम करना उचित समझा। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। वही तो सिंपिंदी राक्षसी थी। कुटिया के भीतर बुढ़िया ने उसे चाय और भुना हुआ मांस एक प्लेट में दिया, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसे चाय और मांस देकर बुढ़िया घर से बाहर निकली, जिसके निकलने पर विधवा स्त्री ने कहा, आप जल्दी लौट आइएगा, मैं यहाँ ज्यादा समय के लिए नहीं रुकूंगी, मुझे अपनी गाय को खोजने आगे जाना होगा। जैसे ही बुढ़िया घर से बाहर निकली, वैसे ही बुढ़िया की पालतू बिल्ली पास आई और बोली, म्याऊं म्याऊं, तुम मुझे मांस का कुछ हिस्सा खाने को दो, मैं उसके बदले तुम्हें एक रहस्य की बात बताती हूँ। पर विधवा स्त्री इतनी भूखी थी कि वह कुछ भी बांटकर खाने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसने जा करके बिल्ली को वहां से भगा दिया। बिल्ली के जाते ही बुढ़िया का पालतू कुत्ता उसके सामने आया। उसने भौंकते हुए बिल्ली की तरह कहा, मुझे अपने हिस्से में से कुछ देती हो तो रहस्य की एक बात बताता हूं। पर विधवा स्त्री ने कुत्ते को भी झिड़क कर भगा दिया। मांस और चाय पीने के बाद उसे चक्कर सा आने लगा और कुछ समय बाद वह बेहोश हो गई। उसने जो स्वादिष्ट भुना हुआ मांस खाया था, वह उसकी लाल गाय लालमू का थी। विधवा स्त्री को यह मालूम ही नहीं चला कि राक्षस के घर पालतू बिल्ली और कुत्ते ईश्वर के दूत हैं, जो विधवा स्त्री की मदद के लिए भेजे गए थे। उसे रहस्य जानने की चाहत थी ही नहीं, इसलिए वह उस बुढ़िया की चाल को नहीं समझ पाई। रात होने पर राक्षसी लौट आई। वह पूरी तरह सक्षम होकर आई थी। रात का अंधेरा उसके वहशी कार्यों को अंजाम देने के लिए बड़ा उत्तम रहता था। उसने बेहोश पड़ी विधवा स्त्री का धड़ सिर से अलग कर दिया, उसके खून का पान किया। उसका कच्चा मांस खाकर वह और ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उसने यह निर्णय लिया कि वह किसी भी स्थिति में मानव जाति का अंत करके रहेगी। उसे मालूम था अब पूरी दुनिया में मानव जाति के नाम पर इस विधवा की 3 बेटियां ही रह गई हैं, जिन्हें जल्द मुझे अपना शिकार बनाना है। अपनी मां के न लौटने से तीनों बेटियां बहुत परेशान हो गईं। इसीलिए बड़ी बहन ने सोचा, मुझे जंगल की ओर जाकर अपनी मां और गाय का पता करना चाहिए। इसलिए अपनी दोनों बहनों को छोड़कर वह जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में जाते हुए उसी बुढ़िया की कुटिया से गुजरते हुए उसने उस बुढ़िया से पूछा, दादी दादी, आपने मेरी मां और एक लाल गाय देखी है? बुढ़िया ने कहा, नहीं, मैंने कोई गाय और तुम्हारी मां को नहीं देखा है, पर तुम बहुत थकी लग रही हो। यहाँ कुटिया में आओ, मेरे साथ चाय पियो और फिर हम साथ साथ मिलकर तुम्हारी मां और गाय को खोजेंगे। बड़ी बेटी बुढ़िया के इस सौम्य व्यवहार को देखकर बहुत प्रभावित हुई और उसके पास चली आई। उसे भी चाय के साथ वैसा ही भुना हुआ मांस का एक प्लेट दिया। उसके साथ भी वही सब हुआ जैसे उसकी मां के साथ हुआ। अगली रोज मझली बहन अपनी मां, बड़ी बहन और गाय को खोजने चल पड़ी। उसे भी जंगल में वही बुढ़िया मिल गई। उसके साथ भी वही सब हुआ जैसा उसकी मां, बड़ी बहन और गाय के साथ हुआ था। अब केवल छोटी बहन ही जीवित रह गई। उसने सोचा, मेरी मां, बहनें और गाय अवश्य ही किसी मुसीबत में फंसी हैं। कहीं जंगल में जाते हुए भूस्खलन हुआ हो और वे उसी में फंसी हों, या फिर उनके साथ जरूर कोई समस्या आई है, वरना वे लौट आती। अपने परिजनों की तलाश में वह जंगल के भीतर घुसी। घने जंगल के भीतर उसे उसी बुढ़िया का घर मिला। उसने रोने के अंदाज में पूछा, दादी, आपने मेरी माँ, मेरी बहनों को देखा है? मैं अपनी गाय को भी खोज रही हूँ। मेरे परिजन कई रोज से घर नहीं लौटे हैं। आपने किसी को भी यहाँ आसपास देखा है? राक्षस जानती थी यही अंतिम मानव जाति है जो जीवित है। उसने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारी माँ, बहन और गाय किसी को भी नहीं देखा है। शायद इस घने जंगल में तुम्हारे अपने जन कहीं खो गए हैं। यह भी हो सकता है उन्हें जंगली जानवर खा गए हों। उन्हें खोजने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर आओ, आकर मेरे संग चाय पियो। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। उसे भी वही चीजें परोसी गईं। खाना परोसकर बुढ़िया बाहर चली गई।
उसको परोसा गया मांस उसकी मझली बहन का था। माँ और बहनों से अलग होने के बाद उसका जी किसी भी काम में नहीं लग रहा था। खाने पीने की चाह भी नहीं रह गई थी, इसलिए बुढ़िया के द्वारा परोसे गए भोजन को उसने हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि वह दूर अलग थलग बैठी रही। उसी समय कुत्ते और बिल्ली वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे लड़की, अगर तुम हमें खाने को मांस देती हो तो हम तुम्हें एक रहस्य की बात बताएंगे। छोटी बेटी ने कहा, मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो खाना है खाओ, पर बताओ कि रहस्य की बात क्या है। इतना सुनना भर था कि बिल्ली और कुत्ते ने कहा, तुम यहाँ एक क्षण के लिए भी मत रुको, यहाँ से जितना जल्द हो सकता है चली जाओ। ये बुढ़िया राक्षसी है, इसी ने तुम्हारी गाय को मारा और यही तुम्हारी माँ बहनों की कातिल है। तुम्हें जो मांस परोसा गया है यह तुम्हारी अपनी मझली बहन का है। अब केवल अकेले तुम ही एकमात्र मानव बची हो जिसे खत्म करके राक्षसी अपनी दुनिया बसाना चाहती है। इसलिए यहाँ से भाग जाओ और मानव नस्ल की रक्षा करो, वरना सब समाप्त हो जाएगा। भयभीत छोटी बेटी को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, मैं यहाँ से कैसे भाग सकती हूँ? मैं तो अभी बच्ची हूँ, मेरे थके पैर दौड़ने में, मेरी सहायता करने में असमर्थ हैं। मैं क्या करूँ? मैं वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ, दिन भर यहाँ पहुँचने के लिए चली हूँ, इसलिए मेरे पैर टूटने को हैं। राक्षसी मुझे बड़ी आसानी से पकड़ लेगी, अब मैं क्या करूँ? कुत्ते और बिल्ली ने कहा, तुम यहाँ से भागो और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मानव नस्ल की रक्षा करने के लिए हमने कुत्ते और बिल्ली का जन्म लिया है। यहाँ तुम्हारे लिए 3 जादुई चीजें हैं, कंघी, लकड़ी का कोयला और सफेद पत्थर। इनकी सहायता से तुम भागने में कामयाब होगी। जब तुम भागते हुए पहले पहाड़ को पार करोगी, तब तुम इस कंघी को वहां छोड़ जाना। जब दूसरे पहाड़ पर पहुंचो तो लकड़ी का कोयला और तीसरे पहाड़ पर तुम सफेद पत्थर को छोड़ देना। तीसरे पहाड़ को पार करने के बाद तुम्हें एक बड़ी नदी मिलेगी जो चौथे पहाड़ के नीचे बह रही होगी। वहां तुम्हारे पूर्वजों का वास स्थान है, वे तुम्हारी अवश्य कोई मदद करेंगे। नदी पार करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, ऐसे में अपने पूर्वजों से कोई सहायता मांग सकती हो। अब तुम यहाँ से जल्दी जाओ, किसी भी समय बुढ़िया लौट सकती है। हमने जो भी हिदायतें दी हैं उनको स्मरण रखना। तुम्हारा भला हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कहकर कुत्ते बिल्ली वहां से चले गए। लड़की को बहुत हिचकिचाहट हुई, पर उनके समझाने पर वह आगे बढ़ी। पहले पहाड़ को पार करते हुए उसने कंघी को वहां छोड़ दिया। राक्षसी उसके पीछे दौड़ी आ रही थी, तब तक लड़की दूसरे पहाड़ पर चढ़ चुकी थी। राक्षसी के लंबे घने बाल कंघी में उलझ गए, जिसके कारण वह कांटों से भरी झाड़ी में फंस गई। उसे अपने शरीर पैरों में फंसे कांटों को निकालने में काफी समय लग गया। दूसरे पहाड़ पर लकड़ी का कोयला छोड़ दिया। जैसे ही राक्षसी ने दूसरे पहाड़ पर कदम रखा, वहां आग लगने लगी, जिसको शांत होने तक राक्षसी को इंतजार करना पड़ा। उस बीच छोटी बेटी तीसरे पहाड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां उसने सफेद पत्थरों को रख दिया और स्वयं बड़ी नदी की तरफ बढ़ गई। जैसे ही राक्षसी वहां पहुंची, छोटे पत्थर बड़े बड़े पहाड़ में तब्दील हो गए। लेकिन राक्षसी बहुत शक्ति समर्थ होने के कारण बड़ी आसानी से उसको पार कर गई, जिसे देखकर छोटी बेटी घबरा गई। उसके छोटे छोटे पैर अब तक बहुत थक चुके थे। छोटी बेटी को नदी पार करने में मदद की जरूरत हुई। वह तुरंत नदी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और मधुर स्वर में प्रार्थना करने लगी। नदी पार करने के लिए अपने पुरखों से सहायता मांगने लगी। उसके 3 बार निवेदन करने से नदी ने सहायता के लिए लोहे की रस्सी भेजी, जिसे पकड़कर उसने नदी को पार किया, जबकि सिंपिंदी राक्षसी उसके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। राक्षसी जब नदी में पहुंची तो उसने भी उस लड़की की भांति गाकर प्रार्थना करना शुरू किया, पर जहां लड़की ने प्रार्थना में सहायता के लिए लोहे की रस्सी मांगी, वहीं राक्षसी ने बाजरे के आटे की बनी रस्सी की मांग की। रस्सी उसकी मदद के लिए आई भी, परंतु उसे पकड़कर जैसे ही उस पार जाने को तैयार हुई कि वह टूटकर नदी में गिर गई, जहां डूबकर राक्षसी की मौत हो गई और अंतिम मनुष्य नस्ल की लड़की बची रह गई। उसी से मानव सृष्टि की संकल्पना मूर्त रूप में मिलती है और राक्षस जाति अपने जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रही थी, उसमें उनको सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि मानव और दानव के मध्य काफी संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः
सफलता मनुष्य को मिली। हेनरी भोजनालय का दरवाजा खुला और दो व्यक्ति भीतर आए। वे एक मेज के साथ लगी कुर्सियों पर बैठ गए। आप क्या लेंगे? जॉर्ज ने उनसे पूछा। पता नहीं, उनमें से एक ने कहा। अल, तुम क्या लेना चाहोगे? पता नहीं, अल ने कहा। मैं नहीं जानता, मैं क्या लूंगा। बाहर अंधेरा होने लगा था। खिड़की के उस पार सड़क की बत्तियां जल गई थी। भीतर बैठे दोनों व्यक्तियों ने मेनू कार्ड पढ़ा। हॉल के दूसरी ओर से निक एडम्स उन्हें देख रहा था। जब वे दोनों भीतर आए, उस समय वह जॉर्ज से बातें कर रहा था। मैं सुअर का मुलायम भुना हुआ गोश्त, सेब की चटनी और आलू का भरता लूंगा, पहले आदमी ने कहा। यह सब अभी तैयार नहीं है। तो फिर तुमने इसे मेनू कार्ड में क्यों लिख रखा है? यह रात का खाना है, जॉर्ज ने बताया। यह सब आपको 6 बजे के बाद मिलेगा। जॉर्ज ने पीछे लगी दीवार घड़ी की ओर देखा। अभी 5 बजे हैं। लेकिन घड़ी में तो 5:20 हो रहे हैं, दूसरे आदमी ने कहा। घड़ी 20 मिनट आगे चल रही है। भाड़ में जाए तुम्हारी घड़ी, पहला आदमी बोला। खाने के लिए क्या मिलेगा? मैं आपको किसी भी तरह का सैंडविच दे सकता हूं, जॉर्ज ने कहा। मैं आपको सुअर का सूखा मांस और अंडे, या सुअर का नमकीन मांस और अंडे, या फिर टिक्का दे सकता हूं। तुम मुझे मुर्गर का मांस, भुनी हुई मटर, क्रीम की सॉस और आलू का भरता दो। ये सब रात का खाना है। हमें जो भी चीज़ चाहिए वह रात का खाना हो जाता है, तो ऐसी बात है। मैं आपको सुअर का सूखा मांस और अंडे, सुअर का नमकीन मांस और अंडे, कलेजी। मैं सुअर का सूखा मांस और अंडे लूंगा, अल नाम के आदमी ने कहा। उसने एक टोपी और लंबा कोट पहना हुआ था, जिसके बटन उसकी छाती पर लगे हुए थे। उसका चेहरा छोटा और सफ़ेद था और उसके होंठ सख्त थे। उसने रेशमी मफलर और दस्ताने पहन रखे थे। मेरे लिए सुअर का नमकीन मांस और अंडे ले आओ, दूसरे आदमी ने कहा। कद में वह भी अल जितना ही था। हालांकि उनके चेहरे मोहरे अलग थे, पर दोनों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, जैसे वे जुड़वां भाई हों। दोनों ने बेहद चुस्त ओवरकोट पहना हुआ था और दोनों मेज पर अपनी कोहनियां टिकाए आगे की ओर झुककर बैठे हुए थे। पीने के लिए क्या है? अल ने पूछा। कई तरह की बियर है, जॉर्ज ने कहा। मैं वाकई पीने के लिए कुछ मांग रहा हूं। जो मैंने कहा वही है। ये बड़ा गर्म शहर है, दूसरा आदमी बोला। इस शहर का नाम क्या है? समिट। क्या कभी यह नाम सुना है? अल ने अपने साथी से पूछा। कभी नहीं। यहाँ रात में तुम लोग क्या करते हो? अल ने पूछा। वे यहाँ आकर रात का खाना खाते हैं, उसके साथी ने कहा। वे सब यहाँ आकर धूमधाम से रात का खाना खाते हैं। हाँ, आपने ठीक कहा, जॉर्ज बोला। तो तुम्हें लगता है कि यह ठीक है? अल ने जॉर्ज से पूछा। बेशक, तुम तो बेहद अक्लमंद लड़के हो, नहीं? बिल्कुल, जॉर्ज ने कहा। लेकिन तुम अक्लमंद नहीं हो, समझे? छोटे कद के दूसरे आदमी ने कहा। तुम क्या कहते हो अल? यह बेवकूफ है, अल बोला। फिर वह निक की ओर मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? एडम्स। एक और अक्लमंद लड़का, अल बोला। क्या यह अक्लमंद नहीं है, मैक्स? ये पूरा शहर ही अक्लमंदों से भरा हुआ है, मैक्स ने कहा। जॉर्ज सारा खाना लेकर आया और उसे उनकी मेज पर रख दिया। तुम्हारा कौन सा है? अल ने पूछा। क्या तुम्हें याद नहीं? सुअर का सूखा मांस और अंडे। वाह, अक्लमंद लड़के, मैक्स बोला। वह आगे की ओर झुका और उसने अपना खाना ले लिया। दोनों बिना अपने दस्ताने उतारे ही खाना खाने लगे। जॉर्ज उन्हें खाते हुए देखता रहा। तुम इधर क्या देख रहे हो? मैक्स ने जॉर्ज से पूछा। कुछ नहीं। झूठे, तुम मुझे देख रहे थे। शायद लड़के ने मजाक में ऐसा किया होगा, अल ने कहा। जॉर्ज हंस दिया। तुम्हें हंसने की इजाजत नहीं, तुम्हें हंसने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, समझे? ठीक है, जॉर्ज बोला। तो यह समझता है कि यह ठीक है, मैक्स अल की ओर मुड़ा। यह समझता है कि यह ठीक है। वाह, यह अच्छी सोच है। अरे, यह दार्शनिक है, अल ने कहा। वे दोनों खाना खाते रहे। उधर बैठे उस लड़के का क्या नाम है? अल ने मैक्स से पूछा। सुनो, अक्लमंद लड़के, मैक्स निक से बोला। तुम अपने दोस्त के साथ उधर दूसरे कोने में चले जाओ। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। फौरन उस ओर चले जाओ, अक्लमंद लड़के, अल बोला। निक ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। आप चाहते क्या हैं? जॉर्ज ने पूछा।
तुम अपने काम से काम रखो, अल बोला। रसोई में कौन है? हबशी है। हबशी से तुम्हारा क्या मतलब है? हबशी रसोइया, उसे यहाँ आने के लिए कहो। आप करना क्या चाहते हैं? उसे यहाँ आने वाले के लिए कहो। आपको क्या लग रहा है आप कहाँ हैं? अबे साले, हमें अच्छी तरह पता है हम कहाँ हैं, मैक्स नाम के आदमी ने कहा। क्या हम बेवकूफ दिखते हैं? तुम मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, अल ने उससे कहा। तुम इस लड़के से बहस क्यों कर रहे हो? सुनो, उसने जॉर्ज से कहा, हबशी को यहां आने के लिए कहो। आप उसके साथ क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अक्लमंद लड़के। हम एक हबशी के साथ क्या करेंगे? जॉर्ज ने हॉल और रसोई के बीच की खिड़की खोल ली। सैम, उसने आवाज लगाई, 1 मिनट यहां आना। रसोई का दरवाजा खुला और अश्वेत रसोइया हॉल में दाखिल हुआ। क्या बात थी? उसने पूछा। वहां बैठे दोनों अजनबियों ने उस पर निगाह डाली। ठीक है हबशी, तुम वहीं खड़े रहो, अल ने कहा। अपने पेट पर कपड़ा लपेटे हुए सैम नाम के उस अश्वेत रसोइये ने उन दोनों की ओर देखा। जी श्रीमान, वह बोला। अल अपनी कुर्सी से उठा। मैं हबशी और इस अक्लमंद लड़के के साथ रसोई में जा रहा हूं, उसने कहा। चलो वापस रसोई में चलो हबशी। अक्लमंद लड़के, तुम भी उसके साथ जाओ। अल उस लड़के और सैम नाम के हबशी के पीछे पीछे चलता हुआ रसोई में चला गया। बीच का दरवाजा बंद हो गया। मैक्स नाम का आदमी वहीं जॉर्ज के पास बैठा रहा। वह जॉर्ज की ओर न देखकर पीछे दीवार पर लगे आदमकद आईने की ओर देखता रहा। हेनरी भोजनालय पहले एक सैलून था, जिसे बाद में खाना खाने की जगह में बदल दिया गया था। हाँ, अक्लमंद लड़के, मैक्स ने आईने में देखते हुए कहा। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? आप लोग आखिर चाहते क्या हैं? अरे अल, मैक्स ने आवाज लगाई। यहां यह अक्लमंद लड़का जानना चाहता है कि हम लोग आखिर चाहते क्या हैं। तो फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देते? अल की आवाज रसोई में से आई। तुम्हें क्या लगता है हम लोग क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता, तुम्हारा ख्याल क्या है? बोलते हुए मैक्स सारा समय आईने में देखता रहा। मैं नहीं कह सकता। अरे अल, यह अक्लमंद लड़का कह रहा है कि यह नहीं कह सकता कि हम लोग क्या चाहते हैं। हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूं, अल ने रसोई में से कहा। उसने रसोई और हॉल के बीच की खिड़की खोल दी थी। सुनो अक्लमंद लड़के, उसने रसोई में से जॉर्ज से कहा। तुम उस तरफ थोड़ी और दूरी पर खड़े हो जाओ। मैक्स, तुम थोड़ा बाईं ओर आ जाओ। वह किसी समूह की फोटो ले रहे फोटोग्राफर जैसा लग रहा था। मुझसे बात करो अक्लमंद लड़के, मैक्स ने कहा। तुम्हें क्या लगता है यहां क्या होने वाला है? जॉर्ज ने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें बताता हूं, मैक्स बोला। हम एक स्वीडनवासी की हत्या करने वाले हैं। क्या तुम उस विशालकाय स्वीडनवासी ऑल एंडरसन को जानते हो? हाँ, वह हर रोज रात का खाना खाने यहीं आता है ना? हाँ, वह कभी कभी यहाँ आता है। वह यहाँ शाम 6 बजे आता है ना? हाँ, जब कभी वह आता है। वह सब हमें पता है अक्लमंद लड़के, मैक्स बोला। किसी और चीज के बारे में बात करो। क्या तुम कभी फिल्में देखने जाते हो? कभी कभार। तुम्हें ज्यादा फिल्में देखनी चाहिए। तुम्हारे जैसे अक्लमंद लड़के के लिए फिल्में देखना अच्छा रहेगा। आप ऑल एंडरसन की हत्या क्यों करना चाहते हैं? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? उसे इसका मौका ही नहीं मिला। उसने तो हमें देखा भी नहीं है, और वह हमें केवल एक बार ही देख पाएगा, रसोई में से अल ने कहा। तो फिर तुम उसे जान से क्यों मारना चाहते हो? जॉर्ज ने पूछा। हम एक मित्र के लिए उसकी हत्या करने जा रहे हैं, केवल एक मित्र पर एहसान करने के लिए, अक्लमंद लड़के। चुप रहो, अल ने रसोई में से कहा। तुम साले बहुत बोलते हो। देखो, मुझे इस अक्लमंद लड़के का दिल लगाए रखना है कि नहीं? अक्लमंद लड़के, तुम साले बहुत ज्यादा बोलते हो, अल ने कहा। यहां हबशी और मेरे वाला अक्लमंद लड़का खुद से ही अपना दिल लगाए हुए हैं। मैंने इन दोनों को किसी धार्मिक मठ की 2 सहेलियों की तरह पीठ के बल एक साथ बांध दिया है। मुझे लगता है तुम भी किसी धार्मिक मठ में काम करते थे। क्या पता, तुम जरूर यहूदियों के मठ में काम करते होगे। हाँ, वही। जॉर्ज ने घड़ी की ओर देखा। अगर कोई खाना खाने यहां आए तो तुम उसे कहना कि रसोइया छुट्टी पर है। अगर वह फिर भी नहीं माने तो तुम उसे कहना कि तुम भीतर रसोई में जाकर उसके लिए बनाकर कुछ ले आओगे। समझे?
अक्लमंद लड़के। ठीक है, जॉर्ज ने कहा। बाद में तुम लोग हमारे साथ क्या करोगे? वह कई बातों पर निर्भर करेगा, मैक्स बोला। यह उनमें से एक बात है जिसके बारे में तुम पहले से नहीं जान सकते। जॉर्ज ने घड़ी की ओर देखा। 6:15 बज चुके थे। तभी भोजनालय का बाहरी दरवाजा खुला। एक ट्रामकार चालक भीतर आया। हेलो जॉर्ज, उसने कहा, क्या मुझे खाना मिल जाएगा? रसोइया सैम बाहर गया है, जॉर्ज बोला। वह लगभग आधे घंटे में लौट आएगा। ओह, तब तो मुझे आगे किसी दूसरे भोजनालय में जाना चाहिए, ट्रामकार चालक ने कहा। जॉर्ज ने घड़ी की ओर देखा। 6:20 हो रहे थे। ये तुमने अच्छा किया, अक्लमंद लड़के, मैक्स बोला। तुम तो बड़े सज्जन निकले। अरे, उसे पता था कि अगर वह कुछ और करता तो मैं उसकी खोपड़ी उड़ा देता, रसोई में से अल ने कहा। नहीं नहीं, मैक्स बोला, यह बात नहीं है। ये अक्लमंद लड़का बढ़िया है। ये लड़का वाकई बढ़िया है, मुझे ये पसंद है। 6:55 पर जॉर्ज ने कहा, ओल एंडरसन नहीं आएगा। तब तक भोजनालय में बाहर से 2 और लोग आए थे। एक बार जॉर्ज रसोई में गया था और उसने सूअर के सूखे मांस और अंडे का सैंडविच बनाकर उसे कागज में लपेटकर उस ग्राहक को दे दिया था जो खाना अपने साथ ले जाना चाहता था। रसोई में उसने टोपी पहने हुए अल को एक कुर्सी पर बैठे हुए देखा था। उसके बगल में उसकी पिस्तौल पड़ी हुई थी। निक और रसोइया सैम कोने में पीठ के बल आपस में बंधे हुए थे। दोनों के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। जॉर्ज ने जल्दी से सैंडविच बनाया, उसे कागज में लपेटा, उसे एक थैले में डाला और बाहर हॉल में आ गया। ग्राहक ने पैसे दिए और खाने का सामान लेकर चला गया। मेरे वाला अक्लमंद लड़का सब कुछ कर सकता है, मैक्स बोला। वह खाना बनाने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। तुम किसी लड़की की बढ़िया बीवी बनोगे, अक्लमंद लड़के। अच्छा, जॉर्ज ने कहा। आपका मित्र ओल एंडरसन अब नहीं आएगा। चलो उसे 10 मिनट और देते हैं, मैक्स बोला। मैक्स आईने और घड़ी की ओर देखता रहा। घड़ी ने 7 और फिर 7:05 बजाए। चलो अल, मैक्स ने कहा, हमें चलना चाहिए, वह नहीं आएगा। अरे, उसे 5 मिनट और देते हैं, अल ने रसोई में से कहा। उन 5 मिनटों में एक और व्यक्ति भोजनालय में आया और जॉर्ज ने उसे बताया कि रसोइया बीमार हो गया था। तो तुम दूसरे रसोइये का बंदोबस्त क्यों नहीं करते? उस आदमी ने नाराज होकर कहा। क्या तुम भोजनालय नहीं चला रहे? यह कहकर वह बाहर चला गया। चलो अल, चलते हैं, मैक्स ने दोबारा कहा। इन 2 अक्लमंद लड़कों और इस हबशी का क्या करें? इन्हें छोड़ दो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे ये पसंद नहीं, अल बोला। यह बेढंगा तरीका है। तुम बहुत बोलते हो। अबे छोड़ यार, हमें अपना दिल भी तो लगाए रखना है कि नहीं? कुछ भी हो, तुम बहुत बोलते हो, अल ने कहा। वह रसोई में से बाहर हॉल में आ गया। उसके चुस्त ओवरकोट की जेब में से उसकी पिस्तौल का उभार साफ नजर आ रहा था। उसने अपने दस्ताने वाले हाथों से उस उभार को ठीक किया। फिर मिलेंगे अक्लमंद लड़के, उसने जॉर्ज से कहा। तुम बेहद किस्मत वाले हो। हाँ, ये सच्ची बात है, मैक्स बोला। तुम्हें तो घुड़दौड़ पर पैसा लगाना चाहिए, अक्लमंद लड़के। फिर दोनों भोजनालय के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। जॉर्ज उन्हें सड़क पार करते हुए देखता रहा। अपने चुस्त ओवरकोटों और टोपियों में वे दोनों किसी नाटक कंपनी के पात्रों जैसे लग रहे थे। जॉर्ज भीतर रसोई में गया और उसने निक और रसोइये सैम को बांधने वाली रस्सी खोल दी। अब मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं, रसोइया सैम बोला। मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं। निक भी खड़ा हो गया। इससे पहले कभी भी उसके मुंह में कपड़ा नहीं ठूंसा गया था। मैं कहता हूं, वह बोला। क्या बेहूदगी थी यह? वह शेखी बघार कर इस घटना के बुरे अनुभव से उबर जाना चाहता था। वे ओल एंडरसन की हत्या करने वाले थे, जॉर्ज ने कहा। जब ओल खाना खाने यहां आते तो वे दोनों उन्हें गोली मार देते। ओल एंडरसन? हाँ। रसोइया अपने अंगूठे से अपने मुंह के किनारों को महसूस कर रहा था। वे दोनों चले गए? उसने पूछा। हाँ, जॉर्ज बोला। वे दोनों जा चुके हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, रसोइये ने कहा। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनो, जॉर्ज ने निक से कहा, तुम्हें जाकर ओल एंडरसन को यह सब बता देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, जॉर्ज बोला। इस लफड़े में पड़ने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा।
रसोइये सैम ने कहा, तुम इस सब से अलग रहो। मैं जाकर उनसे मिलूंगा, निक ने जॉर्ज से कहा। वे कहाँ रहते हैं? रसोइया मुड़ गया। किशोरों की उम्र में लड़के क्या करना चाहते हैं उन्हें जैसे सब पता होता है। उसने कहा, वे हर्ष के मकान में रहते हैं। जॉर्ज ने निक से कहा, मैं वहां जाऊंगा। बाहर सड़क की बत्तियों की रोशनी पेड़ों की बिन पत्तियों वाली टहनियों के बीच से चमकती दिखाई दे रही थी। निक कारों के पहियों के निशान से भरी सड़क के किनारे किनारे चलता रहा। अगली बत्ती के पास वह साथ वाली गली में मुड़ गया। 3 मकानों के बाद हर्ष का मकान था। निक ने 2 सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। एक महिला ने दरवाजा खोला। क्या ऑल एंडरसन घर पर हैं? क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? हाँ, यदि वे भीतर हैं तो। निक उस महिला के पीछे पीछे कुछ और सीढ़ियां चढ़कर एक गलियारे के अंत में आ गया। महिला ने एक दरवाजा खटखटाया। कौन है? कोई आपसे मिलने आया है, श्री एंडरसन? मैं निक एडम्स हूं, भीतर आ जाओ। दरवाजा खोलकर निक भीतर कमरे में चला गया। ऑल एंडरसन बाहर जाने वाले कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेटे हुए थे। वे अपने जमाने में एक नामी मुक्केबाज थे और अब भी बिस्तर से ज्यादा लंबे चौड़े थे। उन्होंने अपने सिर के नीचे 2 तकिए लगा रखे थे। उन्होंने निक की ओर नहीं देखा। क्या बात थी? उन्होंने पूछा। मैं हेनरी भोजनालय में था, निक ने कहा, और 2 लोग वहां आए। उन्होंने मुझे और रसोइये को बांध दिया और वे आपकी हत्या कर देने वाले थे। निक को यह कहते समय अपनी बात मूर्खतापूर्ण लगी। ऑल एंडरसन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमें रसोई में ले जाकर बांध दिया, निक बोलता रहा। वे आपको तब मार देने वाले थे जब आप रात का खाना खाने वहां आते। ऑल एंडरसन दीवार की ओर देखते रहे और चुप रहे। जॉर्ज ने सोचा कि मुझे यहां आकर आपको सब कुछ बता देना चाहिए। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, ऑल एंडरसन ने कहा। मैं आपको उनका हुलिया बताता हूं। मैं उनका हुलिया नहीं जानना चाहता, ऑल एंडरसन ने कहा। उन्होंने दीवार की ओर देखा। यहां आकर मुझे यह सब बताने के लिए शुक्रिया। ठीक है श्रीमन। निक ने उस लंबे चौड़े आदमी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। क्या आप इसके बारे में जाकर पुलिस से नहीं मिलना चाहते? नहीं, ऑल एंडरसन ने कहा। इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या मैं इस बारे में किसी भी तरह से आपकी कोई मदद कर सकता हूं? नहीं, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। शायद वे दोनों मजाक कर रहे थे। नहीं, वह कोई मजाक नहीं था। ऑल एंडरसन ने दीवार की ओर करवट ले ली। दरअसल बात यह है कि उन्होंने दीवार की ओर मुंह किए हुए ही कहा, मैं बाहर जाने के बारे में अपना मन नहीं बना पा रहा हूं। आज मैं सारा दिन कमरे में ही रहा हूं। क्या आप इस शहर से बाहर कहीं और नहीं जा सकते? नहीं, ऑल एंडरसन ने कहा। अब मैं और नहीं भाग सकता। अब कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने दीवार की ओर देखा। क्या आप अपने बचने का कोई उपाय नहीं कर सकते? नहीं, मैं गलत जगह पर फंस गया। वे उसी सपाट स्वर में बोल रहे थे। अब पूंछ करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाने के बारे में अपना मन बना लूंगा। तब तो मुझे जॉर्ज के पास लौट जाना चाहिए, निक ने कहा। फिर मिलेंगे, ऑल एंडरसन ने कहा। उन्होंने निक की ओर नहीं देखा। यहां आने के लिए शुक्रिया। निक कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद करते समय उसने बाहर जाने वाले कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेटे हुए ऑल एंडरसन को देखा, जो दीवार को घूर रहे थे। वे सारा दिन कमरे में ही रहे हैं। सीढ़ियां उतरने पर मकान मालकिन ने निक से कहा, श्री एंडरसन, पतझड़ के इतने खूबसूरत दिन आपको बाहर घूमकर आना चाहिए। मैंने उनसे कहा भी, लेकिन उनका बाहर जाने का मन ही नहीं था। जी हाँ, वे बाहर घूमने नहीं जाना चाहते। मुझे अफसोस है कि वे ठीक महसूस नहीं कर रहे, महिला ने कहा। वे बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या तुम जानते हो, वे पेशेवर मुक्केबाज थे। हाँ, मैं जानता हूं। तुम यह बात नहीं जान पाओगे, लेकिन उनके चेहरे से पता चल जाता है, महिला ने कहा। वे दोनों मुख्य दरवाजे के पास खड़े होकर बातें करते रहे। वे बेहद विनम्र हैं। खैर, शुभ रात्रि, श्रीमती हर्ष, निक ने कहा। मैं श्रीमती हर्ष नहीं हूं, महिला ने जवाब दिया। वे इस जगह की मालकिन हैं। मैं केवल उनके लिए इस जगह की देखभाल करती हूं। मैं श्रीमती बेल हूं। ठीक है, शुभ रात्रि, श्रीमती बेल। शुभ रात्रि, महिला ने जवाब दिया। निक अंधेरी गली को पार करके मुख्य सड़क की रोशनी में लौट आया। फिर वह कार के टायरों के निशानों के बगल में चलते हुए हेनरी भोजनालय पहुंच गया।
जॉर्ज भीतर वाले बड़े हॉल में मौजूद था। क्या तुम ओल से मिले? हाँ, निक ने कहा। वे अपने कमरे में हैं और वे बाहर नहीं जाएंगे। निक की आवाज़ सुनकर रसोइये ने रसोई और हॉल के बीच की खिड़की खोली। मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा, उसने कहा और बीच की खिड़की बंद कर ली। क्या तुमने उन्हें सारी बात बताई? जॉर्ज ने पूछा। हाँ, मैंने उन्हें बताया, लेकिन वे इसके बारे में पहले से ही जानते थे। अब वे क्या करेंगे? कुछ नहीं, वे दोनों उन्हें मार देंगे। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। जरूर उन्होंने शिकागो में किसी से दुश्मनी मोल ले ली होगी। हाँ, शायद यही बात रही होगी। यह बड़ी भयावह बात है। हाँ, ये वाकई भयावह है, निक ने कहा। कुछ देर वे दोनों चुप रहे। जॉर्ज ने एक गीला कपड़ा लेकर पास की मेज को पोंछ दिया। पता नहीं उन्होंने क्या किया होगा, किसी को धोखा दिया होगा। वे लोग इसी के लिए हत्याएं करते हैं। मैं यह शहर छोड़कर कहीं बाहर चला जाऊंगा, निक ने कहा। ठीक है, जॉर्ज ने कहा, ऐसा करना ही ठीक होगा। मैं तो यह सोचकर ही कांप जाता हूं कि कमरे में बिस्तर पर पड़े श्री ओल को सब पता है कि हत्यारे उनकी हत्या कर देंगे। ये एक भयानक जानकारी है। खैर, जॉर्ज बोला, बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में सोचो ही नहीं। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।